Very good morning to all our sweet CA फाउंडेशन स्टूडेंट्स। उम्मीद है पेपर की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हाँ मैम, पेपर की तैयारी चल रही है। पेपर कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उस पर बहुत अनसर्टेनिटी है। तो देखो, हमें इस चीज़ में बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि पेपर अब पोस्टपोन होंगे नहीं होंगे, उस दिन होंगे नहीं होंगे। हमारा जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल है। तो हमारे पास जितना भी समय है उसे हमें सिर्फ पेपर की तैयारी में जो है लगाना है। इन सब चीज़ों को सोचने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एक एक दिन जो है अब वो बहुत क्रूशियल है। इसलिए हर दिन हमें अच्छे से जो है तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी हमारी ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है। एमकेजी की मॉक टेस्ट सीरीज़ आप सब रेगुलरली दे रहे हो, बहुत अच्छे से सबकी प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हम यहाँ पर आईसीएआई का मॉक टेस्ट जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पेपर नंबर 4 का है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ये आईसीएआई की अक्टूबर 2020 सीरीज़ इकोनॉमिक्स पेपर, 100 मार्क्स पेपर। तो आईसीएआई ने मॉक टेस्ट पेपर निकाला है। चेक करते हैं पेपर कैसा है, क्या हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो पेपर देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि पेपर इजी था, कितना इजी था, मुश्किल था, कैसा था। ठीक है, तो देखते हैं हमारी तैयारी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। The economic analysis expect the consumer to behave in a manner which is। तो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा कौन से कंज्यूमर की बात करते हैं? यस, करेक्ट, रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है? हमने इसकी एक डेफिनेशन की थी, याद है? याद करें। ही इज़ द वन हुज चॉइसेस आर कंसिस्टेंट विद हिज गोल्स। तो इकोनॉमिक्स में हम हमेशा बात करते हैं रैशनल कंज्यूमर की। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, आसान है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ फर्म एनकाउंटर्स इट्स शट डाउन पॉइंट। तो हमने मार्केट चैप्टर में पढ़े थे बिहेवियरल प्रिंसिपल। फर्म को शट डाउन कब होना चाहिए? जब फर्म अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाती है। तो हमने कहा था जो रेवेन्यू है, प्राइस, इसको कंपेयर करेंगे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। अगर प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है तो क्या करना है? बिजनेस को कंटिन्यू करना है। अगर प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो क्या करना है? बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना है, बिजनेस को शट डाउन करना है। और अगर प्राइस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आता है तो क्या करना है? बिजनेस को कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शंस देखते हैं। देखो, यहाँ पर है टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। तो हमें किस पे फोकस करना है? वेरिएबल कॉस्ट पे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑप्शन है एवीसी इक्वल्स प्राइस और क्वेश्चन है शट डाउन पॉइंट। तो वैसे होना चाहिए था एवीसी इज लेस दैन प्राइस। ठीक है, बट हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर में जब कहीं ऐसे ऑप्शंस में हम फंस जाएं तो हमें हमेशा क्या सेलेक्ट करना है? मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो इसमें कुछ घबराना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, तो आराम से आंसर मार्क करेंगे अपना कॉन्फिडेंस। शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट के लिए हम एवरेज कॉस्ट से कंपैरिजन कर रहे हैं। और एक बार फिर से याद कर लेते हैं, जब हम चेक करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन, तो वो क्या होती है, कैसे चेक करते हैं हम? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। और एक पॉइंट रिवाइज कर सकते हैं यहाँ पर हम, आउटपुट जब हम बोलते हैं फर्म को बढ़ाना चाहिए या नहीं, कैसे डिसाइड करते हैं? इफ़ एम आर इज़ ग्रेटर दैन एम सी।
ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हमने रिवाइज कर लिए। शट डाउन पॉइंट, प्राइस और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में रिलेशनशिप। उसके बाद हम बात करें नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा होता है? व्हेन ए आर इज इक्वल्स टू ए सी। सुपर नॉर्मल कौन सा होता है? व्हेन ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। फिर हमने एम आर एम सी को कहाँ यूज़ करा? अगर क्वेश्चन आता है आउटपुट हमें क्या कब तक एक्सपैंड करना चाहिए, तो क्या आंसर है? इफ एम आर इज ग्रेटर देन एम सी यू शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग द आउटपुट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी का दूसरा नाम है? तीन इकोनॉमी है हमारे पास, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। मार्केट इकोनॉमी नाम है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, याद है आपको? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या फीचर नहीं है? फर्म्स डिसाइड whom to hire, what to produce, definitely. Firms aim at maximizing profit, बिल्कुल. Household decides which firms to work and what to buy with their incomes. याद है ये कौन सा पॉइंट है? ये बात हो रही है कंज्यूमर सोवरेनिटी की. एंड लास्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज आर द प्राइमरी फोर्सेस that guide the decisions of firms and households. Definitely ये capitalist economy का feature नहीं है. So question number third, answer is D. फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. Consider the following and decide which, if any, economy is without scarcity. क्या इस दुनिया में कोई भी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो? ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेशन, नन ऑफ द इकोनॉमी, नन ऑफ द अबव. ठीक है, हाँ, लेकिन आप में से कईयों को ये मन ज़रूर होता है कि आंसर क्या मार्क करें? बेसिक्स, है ना? अब मिथिकल इकोनॉमी, झूठी मूठी इकोनॉमी, ये हमारा आंसर नहीं होता है. तो बी तो ऑप्शन क्वालिफाइड ही नहीं है ऑप्शन के लिए. तो क्या कोई ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे स्कैरसिटी नहीं है? ऐसी कोई भी इकोनॉमी नहीं है, इसलिए आंसर इज नन ऑफ दीज. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो छोटा है, मैक्रो बड़ा है. चारों ऑप्शन देखें तो सबसे बड़ा यहाँ पे क्या आ रहा है? नेशनल इकोनॉमी. तो नेशनल इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव इफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज. याद है हमने एक रिलेशनशिप किया था एमआर और इलास्टिसिटी में, कुछ ऐसा. MR is equals to AR multiplied by E minus 1 upon में E. E stands for elasticity. इस फॉर्मूले के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव कब होगा? ठीक है, तो तुम तो मैथ्स के होनहार बच्चे हो, इक्वेशन तुम्हारे सामने है, बता दो इसका आंसर नेगेटिव चाहिए. तो क्या करना है? ये जो E है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए लेस दैन 1. तो हमारा आंसर क्या हो गया? लेस दैन 1. फिर आगे चलें. In the case of Giffen good, the demand curve will be. Giffen good is an exception to law of demand. तो लॉ ऑफ डिमांड अगर वो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो एक्सेप्शन गिफन गुड कर्व क्या हो जाएगा? अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. वर्टिकल या अपवर्ड, अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या है? हायर द प्राइस हायर इज द डिमांड.
ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन पे चल रहा है, तो इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो गिवन गुड्स के केस में क्या सिस्टम रहता है, प्राइस बढ़ने पर भी इनकी डिमांड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है उसका रीज़न है, देखिए जो गिवन गुड्स हैं ये इकोनॉमिस्ट के नाम पर इन गुड्स का नाम पड़ा है। रॉबर्ट गिफन जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ये गिफन गुड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताई थी, और उन्होंने इसमें एग्जांपल लिया था ब्रेड और मीट का। ठीक है, तो जो एक्चुअल जो हमारे गिफन गुड हैं दैट इज़ ब्रेड एंड मीट। तो उन्होंने एक कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी किया था कि जब ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा है कंज्यूमर तब भी ब्रेड की डिमांड ज़्यादा ही कर रहा है। तो उन्होंने कंज्यूमर को देखा, एनालाइज करा कि ये मीट परचेज क्यों नहीं कर रहा जबकि ये करना चाहता है। सिचुएशन क्या थी, ब्रेड का बढ़ा हुआ प्राइस मीट के प्राइस के कंपैरिजन में सस्ता था। तो गिफन गुड हमारे वो गुड हैं जिनकी डिमांड बढ़ने पर भी कंज्यूमर उन्हें यूज़ करता है। रीज़न, कोई और गुड जो वो यूज़ करना चाहता है उसका प्राइस आज भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए गिफन गुड का डिमांड कर्व हमारा चलता है अपवर्ड स्लोपिंग टू दी राइट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव इन नेचर, करेक्ट है। ये बताते हैं हमेशा कि क्या होना चाहिए, डेफिनेटली बताते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज़ क्लोज कनेक्शन विथ स्टैटिस्टिक्स, डेफिनेटली नंबर्स के साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स का पूरा कनेक्शन है। बिजनेस इकोनॉमिक्स नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल्स, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये तो डेफिनेटली है ही। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हुई, सी, बिजनेस इकोनॉमिस्ट नीड नॉट वरी अबाउट मैक्रो वेरिएबल। क्या मतलब है इसका, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल सोचना ही नहीं है उसके बारे में, डेफिनेटली थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि मैक्रो हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उससे हमारा बिजनेस इफेक्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, who expressed the view that economics is neutral between end। तो क्या आपको याद है किसने कहा था, हाँ जी ये कहा था रॉबिन्स ने। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, एंड, एंड का मतलब क्या था, एंड का मतलब था डिजायर्स, न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, न्यूट्रल, आपकी कोई भी डिज़ायर हो आप उसे पूरा करें। न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, हम सिर्फ इतना चाहते हैं हमारे रिसोर्सेज जो कि स्केर्स हैं वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स, ये रॉबिन्स ने अपनी डेफिनेशन में बताया था। देन नेक्स्ट, अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी uses dash as the principal means of allocating resources। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है तो जल्दी से बताओ सबसे पहला फोकस क्या होगा, डेफिनेटली प्राइस, प्रॉफिट रिलेटेड टू प्राइस, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा डी, प्राइसेस। ठीक है, फिर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देना है हमें। स्कैरसिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय, स्कैरसिटी डेफिनेशन हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो जो स्कैरसिटी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो हमें दी है रॉबिन्स ने, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो एल्फ्रेड मार्शल, सैमुअलसन, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ,
करेक्ट आंसर रॉबिन्स है, आंसर हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। और जो इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, इंस्टीट्यूट ने आंसर हमें दिया है ए, विच इज़ रॉन्ग। एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन स्कैरसिटी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है रॉबिन्स। ज़रूर यहाँ ऑप्शन में मिस प्रिंट हुआ है, रॉबिन्सन की जगह यहाँ पर रॉबिन्स आना चाहिए था, ठीक है। अब तुम्हारे मन में तो एक ही सवाल आता है, बोल दूँ? मैम हमारे पेपर में ना पक्का देखो ऐसा ही आएगा, ये ऐसा ही होएगा हमारे पेपर में, अब हम क्या करेंगे? ये जो गलतियां हैं मॉक टेस्ट में हो रही हैं, फाइनल पेपर में ऐसी गलतियां नहीं होती हैं, पर क्योंकि तुम मान के क्या चलते हो, तुम्हारी किस्मत बहुत बुरी है, पक्का हमारे पेपर में आएगा। अगर आ जाता है तो आप इस क्वेश्चन को फिर छोड़ देना, ठीक है। और अगर इंस्टीट्यूट के साथ चलना हो तो ए मार्क कर देना, लेकिन ए इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है रॉबिन्स, ठीक है। इस टाइप का ये एक ही क्वेश्चन पेपर में है, हो सकता है एक दो और आ जाएं, लेकिन बाकी 97 क्वेश्चंस ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो आपका फोकस इन पर होना चाहिए, 97 पर, या ये एक दो पर? मैम एक दो पर, देखो उसकी जो उसमें बात ही कुछ अलग है ना। ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, हमारा फोकस बाकी अच्छे क्वेश्चन पे रहेगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साइंस विच डील्स विद वेल्थ ऑफ नेशन, आप सबको पता है इसका आंसर। क्या आंसर है? कॉन्फिडेंस, एडम स्मिथ की डेफिनेशन है। Then question number 13, which of the following is not the feature of capitalist economy? तो फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये तो फीचर है ही। फ्रीडम ऑफ चॉइस, अगेन रेफरिंग टू कंज्यूमर सोवरेनिटी। नो प्रॉफिट नो लॉस, क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इस पे चलती है? इस पर नहीं चलती है, सो आंसर इज सी। Then question number 14. In economics, the central economic problem means. अब देखिए आप ऑप्शन पढ़िए चारों, तो आपको चारों ही प्रॉब्लम लगेंगी, चारों ही प्रॉब्लम तो हैं ही इकोनॉमिक्स में, लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तो आंसर है ए। आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। बाकी सभी प्रॉब्लम है, कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे विश, है ना। ये इकोनॉमिक्स से ज़्यादा कंज्यूमर की प्रॉब्लम है, उसे हमेशा पैसा क्या लगता है? कम, तो वो जितना चाहता है उतना उसको मिलेगा नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहेगी। रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज एलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे, इट इज़ नॉट ऑलवेज, ऐसा नहीं है, हमेशा कोशिश की जाती है कि हम उनको वेस्ट ना करें। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ये नहीं है कि रिसोर्स एलोकेशन हमेशा बेकार है, सेंट्रल प्रॉब्लम इज आउटपुट हमेशा हम उतना ही निकाल पाते हैं जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, कॉन्स्पिशियस गुड्स आर ऑल्सो नोन एज प्रेस्टीज, स्नॉब, वेबलेंस, सारे ही कॉन्स्पिशियस गुड्स के नाम हैं। Then next, chicken and fish are substitutes. If the price of chicken increases, the demand for fish will substitutes. अगर प्राइस चिकन का बढ़ा है तो फिश की डिमांड क्या होगी? डेफिनेटली राइज करेगी। तो ऑप्शन देखिए, द डिमांड फॉर फिश विल इंक्रीज। दो ऑप्शन है हमारे पास इंक्रीज के, जिसमें फर्स्ट कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसा तो हो नहीं सकता, सो करेक्ट आंसर इज बी। द फिश डिमांड विल इंक्रीज एंड द डिमांड कर्व फॉर फिश विल शिफ्ट राइटवर्ड्स, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 तक, अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए
सब आपने करेक्टली सॉल्व कर लिए, तो क्या करना है, स्माइल। ठीक है, अब एक बार दिल खोल के स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे 16 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल सही हुए हैं। बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन एकदम आसान है, पेपर हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी स्माइल और कर लो। हाँ बस, अब इसी स्माइल के साथ हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप पढ़िए, खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ठीक है, बताइए क्या आंसर निकाला। एस्पिरेशन, डेफिनेटली। दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, तो क्वांटिटी जो सेल हो रही है वो भी बढ़ेगी। सो ए, इंक्रीज एंड इंक्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 18, अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर मोबाइल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अगर डिक्रीज होगा डिमांड में तो प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज तो कुछ होगा नहीं। डिक्रीज इन प्राइस के साथ दो ऑप्शन है, कह रहे हैं प्राइस डिक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगी, या प्राइस डिक्रीज होगा और क्वांटिटी डिक्रीज होगी। क्या आंसर होगा, डेफिनेटली डी, प्राइस डिक्रीज होगा और क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट inferior goods is false? Inferior goods are those that we will never buy no matter how cheap they are। ऐसा नहीं है, स्टेटमेंट गलत है। Inferior goods are those that we buy more of if we become poorer। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये हम छोड़ते हैं जब हमारी इनकम बढ़ती है। तो अगर हमारी इनकम घट रही है तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं, हम इन्फीरियर को रखेंगे, बाय करेंगे। इन्फीरियर गुड्स आर दोज दैट वी बाय मोर ऑफ इफ वी बिकम रिचर, नहीं। तो जो हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है वो फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे चलें। मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए ये सब आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं क्या कहूँ, ऐसे तो पूरा पेपर ही जो है सब कुछ, सारे क्वेश्चन आपने देखे हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन को छोड़ के। अब आप देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच टू डिमांड वाज गिवन बाय। अब जल्दी से सोच के बताओ। हाँ, आंसर समझ में आ गया? क्या आंसर है? बेसिक्स। It was given by Alfred Marshall. Question number 21, प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है, कौन से मेथड से निकालनी है? पॉइंट इलास्टिसिटी। मेथड याद है? बिल्कुल याद है। क्या है? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू में पी बाय क्यू। तो जल्दी से आप निकालो और चेक करो क्या कोएफिशिएंट आ रहा है प्राइस इलास्टिसिटी का। हाँ जी, क्या आंसर आया? आंसर आ गया हमारा 1.5। आंसर आया हमारा 1.5। और अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है 1.5। ठीक है, टेंशन मत लो, फाइनल पेपर में ऐसा नहीं होता, ये सब मॉक टेस्ट में हो रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, आपको भी पता है दोनों ही हमारा आंसर है, आप कुछ भी मार्क कर सकते हैं। आईसीआई ने आंसर मार्क किया है सी, इसके पीछे कोई लॉजिक ना ढूंढे, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, दोनों हमारे आंसर हैं 1.5।
ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप सब ने सॉल्व किया हुआ है ये क्वेश्चन। सप्लाई फंक्शन हमारे पास है, हमें इलास्टिसिटी निकालनी है जब प्राइस है 15। तो प्राइस हमारा 15 है, इस फंक्शन के अंदर प्राइस डालेंगे तो क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, प्राइस अगर 15 है, फंक्शन के अंदर डालोगे तो क्वांटिटी आपकी क्या आ रही है 50। देखो चेक कर लो। ठीक है, आ गई। अब देखो हमें इलास्टिसिटी निकालनी है पॉइंट मेथड से। ठीक है, पॉइंट मेथड से हमें इलास्टिसिटी निकालनी है। पॉइंट मेथड कौन सा है, ये रहा। बस क्वांटिटी डिमांडेड की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये जो हमें डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो हमने किया डी क्यू अपॉन में डी पी। तो 100 का डेरिवेटिव 0, 10 पी का 10, तो डी क्यू बाई डी पी क्या आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इलास्टिसिटी निकालनी है सप्लाई की। तो हमने कहा भाई डी क्यू बाई डी पी हमारा हो गया 10 इंटू में किया प्राइस 15 अपॉन में किया क्वांटिटी 50। इस तरीके से हम निकाल लेंगे डी क्यू बाई डी पी इंटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 3। 3 पे चेक करें तो हमारे पास दो ऑप्शन है। ओहो, फिर से हमारे पास दो ऑप्शन है। ना ना, यहाँ पर बात ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस है, यहाँ पे साइन माइनस है। अब आप बताओ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई साइन कौन सा रहेगा, प्लस या माइनस? प्लस रहेगा, तो आंसर इज डी। सो +3 इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, आराम से देख लो इसको, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। A firm learns that the own price elasticity of a product it manufactures is 3.5। तो 3.5 पहले हम चेक कर लेते हैं, डिमांड इलास्टिक होगी या फिर इनइलास्टिक। हाँ बताइए, डिमांड क्या होगी? डिमांड इलास्टिक होगी। 3.5 कोएफिशिएंट है, इसका मतलब डिमांड इज इलास्टिक। व्हाट वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर दिस फर्म टू टेक इफ इट विशेस टू रेज इट्स टोटल रेवेन्यू? ऑप्शंस देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, पहले हम याद करते हैं। अगर डिमांड इलास्टिक होती है तो हमने डिस्कस किया था फर्म का फ़ायदा किस चीज़ में है। तो हमने कहा था अगर डिमांड इलास्टिक है तो आपका फ़ायदा किस चीज़ में है, प्राइस आप अपना फॉल करवा दो। क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, प्राइस फॉल करवाओगे, क्वांटिटी ज़्यादा अमाउंट से राइज करेगी, अल्टीमेटली आपका फ़ायदा होगा। तो अगर डिमांड इलास्टिक है तो क्या करवाना चाहिए, प्राइस को फॉल। और साथ में ये भी रिवाइज कर लेते हैं, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो क्या करवाना चाहिए, तो करवाना चाहिए प्राइस को राइज। यहाँ पर डिमांड है इलास्टिक, तो हमारा आंसर क्या है, प्राइस फॉल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आ गया ए, लोअर द प्राइस बिकॉज डिमांड फॉर द गुड इज इलास्टिक। ठीक है, हालांकि आपका तो मन ऐसे एकदम अंदर से आ रहा होगा कि क्या मार्क कर देते हैं, डी मार्क कर देते हैं। क्या लिखा है डी ऑप्शन में, वी नीड इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ मैम, देखो ये ऑप्शन हमें सारे क्वेश्चन में मिल जाने चाहिए, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, वी नीड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ये सब कुछ आंसर नहीं है हमारा, आंसर हमारा क्या है, ए।
ठीक है, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इन द केस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग द टू एक्सेस, इलास्टिसिटी की बात हो रही है। इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी इन्फिनिटी, और मिडल पॉइंट पर इलास्टिसिटी इज 1। ये हमसे पूछ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट वाई एक्सिस। ये रही हमारी वाई एक्सिस, प्राइस इलास्टिसिटी इज इन्फिनिटी। ठीक है, देन कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइजेस बाय 10 एंड डिमांड राइजेस बाय 20। इनकम इलास्टिसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन इनकम। सो आंसर इज 2। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं हम, सारे ऑप्शंस। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 में जो हमें मिल रहे हैं, सो दैट इज +2 एंड -2। हमारा आंसर है 2। तो कौन सा होगा ये, प्लस या माइनस? डेफिनेटली प्लस। इनकम इलास्टिसिटी है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होल्ड करता है, हायर द इनकम हायर इज द डिमांड। ठीक है, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अगेन सबने सॉल्व किया हुआ है, ऑलरेडी असाइनमेंट में है ये, तो बहुत इजी है। फर्म प्रोड्यूसिंग 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज़ एन एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ 150। एवरेज टोटल कॉस्ट 150 है एट 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो क्या हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 150 मल्टीप्लाइड बाय 7। एटीसी हमारा क्या होता है? एटीसी होता है हमारा टीसी अपॉन में क्यू। तो अगर हमें टीसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एटीसी इंटू में क्यू। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गई 1050। ठीक है, उसके बाद द फर्म हैज़ टू पे 350 टू इट्स फिक्स्ड फैक्टर्स। तो 1050 हमारी टोटल कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कह रहे हैं 350, यानी कि बचा हुआ बैलेंस 700, ये हमारा क्या हो जाता है? वीसी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 700। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हाउ मच ऑफ द एवरेज टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या ये आपसे कह रहे हैं कि आप एटीसी बता दो? नहीं, कह रहे हैं एटीसी का वो पोर्शन बता दो जो वीसी है। यानी कि भाई सीधा सीधा पूछ लेते, यानी कि क्या पूछ रहे हैं ये आपसे? एवीसी। कैसे निकालेंगे? टीवीसी हमारा 700 है, तो एवीसी क्या हो जाएगा? टीवीसी अपॉन में आउटपुट, यानी कि 700 अपॉन में 7, यानी कि 100। तो आंसर इज डी 100। आसान है। उसके बाद नेक्स्ट, if as a result of 20% fall in ticket fares the demand for watching movie in cinema hall increases by 10%, price elasticity is। तो देखो चेक कर लेते हैं, ये है प्राइस का चेंज और ये है क्वांटिटी का चेंज। प्राइस का चेंज 20, क्वांटिटी का चेंज 10। प्राइस का चेंज ज़्यादा है, क्वांटिटी का चेंज कम है, तो डिमांड क्या हो गई? डिमांड हो गई हमारी, वेरी गुड, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28। इतना आसान है, इफ द प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीजेस रिलेटिव टू प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बी एंड सी। तो सब्स्टिट्यूट में से एक का प्राइस बढ़ता है तो बाकी की डिमांड का क्या होगा? द डिमांड फॉर बी एंड सी विल इंक्रीज। ठीक है, सिंपल, द डिमांड फॉर बी एंड सी विल इंक्रीज। फिर देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमें इस टेबल के बेसिस पे करने हैं।
हमारे पास क्वांटिटी है और हमारे पास प्राइस है। बहुत आसान है ये क्वेश्चन, पहले एक बार आप खुद सॉल्व करो। 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट में हो जाने चाहिए, 3 मिनट से बहुत पहले हो जाएंगे। तो एक बार पहले आप सॉल्व करो, फिर मिला लेते हैं आंसर। हाँ जी, चेक करें। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्या आंसर निकाला आपने? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर इज कॉन्फिडेंस। टोटल रेवेन्यू ऑफ थर्ड यूनिट। तो टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होता है? प्राइस इनटू में क्वांटिटी। 3 हमारी यूनिट्स हैं, प्राइस हमारा 20 है, टोटल रेवेन्यू इज 60। देन क्वेश्चन नंबर 30, द एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट इज, वेरी गुड, आंसर इज डी 30। सेकेंड यूनिट पे चेक करें। एवरेज रेवेन्यू हमारा होता है टी आर अपॉन में क्यू। कौन सी यूनिट पे चेक कर रहे हैं हम? सेकेंड यूनिट पे। तो टोटल रेवेन्यू 2 इंटू में 30 अपॉन में 2, एवरेज रेवेन्यू 30। देन क्वेश्चन नंबर 31, आंसर इज ए, आंसर इज 20। मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है हमें। क्या होता है? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। फोर्थ यूनिट पर चाहिए, यानी कि टी आर 4 माइनस टी आर 3 यूनिट पे। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू 4 यूनिट पर 10 इंटू में 4, माइनस करेंगे रेवेन्यू थर्ड यूनिट पर 20 इंटू में 3। सो आंसर इज ए 20। ठीक है, अब अगर यहाँ तक सारे आंसर सही हैं तो क्या करना है हमें? बड़ी सी लंबी सी प्यारी सी एक बार स्माइल, एक बार आप मुस्कुरा दो कि हाँ भाई सारे आंसर हमारे ठीक हैं। कोई ठीक नहीं भी था तो समझ में आ गया कि कैसे उसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक बार हम पहले मुस्कुराएंगे। क्यों मुस्कुराएंगे हम? 31 क्वेश्चंस हमने कर लिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक सारा क्लियर है? आगे चलते हैं अब उसके बाद। Question number 32. Suppose that an owner is earning total revenue of 1 lakh, explicit cost 60, implicit cost 30. Owner could work for another company 30,000, तो ये हमारी हो जाती है implicit cost। ठीक है, अब हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है इकोनॉमिक प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो पहले चेक कर लेते हैं दोनों प्रॉफिट्स हमारे कितने कितने हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू ये हमारा है 1 लाख। फिर हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहेंगे, ये हमारी है 60,000। और हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट जो हमारी क्या होती है? अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट, यानी कि 30K, ये हमारी हो जाती है 90K। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी क्या हो जाती है? अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो 90,000। अब प्रॉफिट चेक करें। इकोनॉमिक्स के हिसाब से चेक करें तो रेवेन्यू 1 लाख, कॉस्ट 90,000, प्रॉफिट इज 10,000। ठीक है, अकाउंट्स के हिसाब से चेक करें। रेवेन्यू 1 लाख, कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट आ रही है 60,000, तो अकाउंट्स के हिसाब से प्रॉफिट इज 40,000। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट 10,000, अकाउंटिंग प्रॉफिट 40,000। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इकोनॉमिक कॉस्ट, इसको जब हम फॉर्मूले में डिफाइन करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, अब अगर सपोज क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट, या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑप्शन में एक है अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट,
दूसरा ऑप्शन है अकाउंटिंग प्लस अपॉर्चुनिटी। हालांकि इम्प्लिसिट का मतलब फिर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, लेकिन हमें जो शब्द जो एग्जैक्ट है दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसका कारण है वो मैंने आपको लेक्चर में बताया भी था। इसका कारण ये है ओसी रेफर्स टू एनी सिचुएशन, कहीं पर भी हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, ओसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसलिए वहाँ पे स्पेशल शब्द यूज़ किया गया है इम्प्लिसिट, इसलिए हमें पेपर में वो ही यूज़ करना है। तो इसलिए अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा हुआ है वो आंसर नहीं है, हमें आंसर क्या देना है, इम्प्लिसिट। सो इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल्स टू अकाउंटिंग प्लस इम्प्लिसिट, अगर वो क्वेश्चन आता है तो। फिलहाल यहाँ हमारा क्वेश्चन है प्रॉफिट, तो ऑप्शन नंबर ए है। इकोनॉमिक प्रॉफिट कितना है, 10,000। देखिए क्या है, बिल्कुल है, स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना है, 40। देखिए क्या है, बिल्कुल है। इकोनॉमिक प्रॉफिट है 40, ऐसा नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी, तो डेफिनेटली ए और बी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर रहेगा डी। यहाँ पर इंस्टीट्यूट के आंसर में मिसप्रिंट हो गया है, इंस्टीट्यूट ने आंसर यहाँ पर दिया है हाँ जी, इंस्टीट्यूट ने आंसर यहाँ पर दिया है ए, ध्यान रखिएगा ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ पर है डी। ठीक है, अगर आपको आईसीएआई पे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ गुस्सा ना करें, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें, माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। A monopolistic competitive firm advertises। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है वो एडवर्टाइज क्यों करती है, बिकॉज इट हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस, ऐसा नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म है दैट इज प्राइस मेकर, उसका पूरा कंट्रोल है। टू लोअर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट करने से कॉस्ट हायर होती है, लोअर नहीं होती। टू इंक्रीज इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट्स, डेफिनेटली एडवर्टीजमेंट का पर्पस ही ये है टू इंक्रीज सेल्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 34। पीक्स एंड थ्रोज ऑफ द बिजनेस साइकिल आर कलेक्टिवली नोन एज, जल्दी से याद करो क्या कहते हैं इन्हें, टर्निंग पॉइंट्स। द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू, बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन क्या थी, फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Then next question, which of the following statement about business cycles is correct? Business cycles occur periodically, although they do not exhibit the same regularity. Statement एकदम correct है. Business cycles have phases of expansion, peak, contraction and throw, definitely. Business cycles generally originate in free market economies, तो सारी ही statement हमारी correct है. ठीक है, then which of the following is the external cause of business cycles? Fluctuation in demand, internal. Investment, internal. Government spending, area of mistake, खास ध्यान रखना है, internal है. War, war कौन सा cause है, war external cause है. ठीक है, तो जो एक्सटर्नल कॉज है दैट इज वॉर, इसमें मिस्टेक हो सकती है, पॉइंट नंबर सी में खास ध्यान रखना है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इंटरनल कॉज, सो एक्सटर्नल कॉज इज वॉर्स। देन क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के फेज में क्या क्या नहीं होता, कंज्यूमर परचेज, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स टेंड्स टू इंक्रीज, बिल्कुल एक्सपेंशन में डिमांड राइज होती है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, डेफिनेटली। बिजनेस प्रॉफिट्स एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस टेंड्स टू इंक्रीज, डेफिनेटली।
तो क्वेश्चन ने पूछा क्या नहीं होता, हमने कहा इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता। ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फीचर्स होते हैं जिस समय एक इकोनॉमी एक्सपेंशन को एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यू फर्म्स आर बार्ड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। नई फर्म्स पे रोक कब लगाई जाएगी, जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगी एंट्री पर, और सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कौन सी मार्केट में रहेगी, मोनोपोली। ठीक है, देन नेक्स्ट, किंग डिमांड हाइपोथेसिस। तो बिल्कुल हमें बहुत अच्छे से पता है किंग डिमांड हाइपोथेसिस क्या दिखाता है, प्राइस रिजिडिटी दिखाता है। वो याद है, वो हमने एग्जाम्पल किया था, पेप्सी कोक प्राइस रिजिड हो जाता है, जल्दी से हिला नहीं पाते उसे, प्राइस रिजिडिटी। देन नेक्स्ट 41, वॉट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस वॉट ही एक्चुअली पेज। इसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमर सरप्लस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है, जब प्राइस का जो हमारा प्राइस है गुड का वो बढ़ता है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स कंसर्न्ड। देन प्राइस टेकर फर्म्स, प्राइस टेकर फर्म्स ये कौन सी होती हैं, ये वो वाली फर्म्स हैं जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हैं, बिकॉज दे आर प्राइस टेकर्स। एडवर्टीजमेंट की बात हो रही है, परफेक्ट कंपटीशन की फर्म्स एडवर्टाइज करती हैं या एडवर्टाइज नहीं करती, तो ये वाली फर्म्स एडवर्टाइज नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि ये प्राइस टेकर हैं, ये प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं, इसीलिए दे डू नॉट एडवर्टाइज बिकॉज दे कैन सेल एज मच एज दे वांट एट द करंट प्राइस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, पेरिशेबल गुड्स, बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स कौन सी मार्केट में होते थे, ये याद करो, करेक्ट, ये सारे गुड्स होते हैं हमारे लोकल मार्केट में। देन क्वेश्चन नंबर 45, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन, क्या याद है आपको, प्योर ओलिगोपोली इज बेस्ड ऑन होमोजेनियस प्रोडक्ट, सो आंसर इज बी। ओलिगोपोली कौन कौन सी थी हमारी, प्योर ओलिगोपोली, होमोजेनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, हेट्रोजीनियस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। उसके बाद अगर फर्म्स आपस में कॉम्पीट कर रही हैं तो फिर कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली, और फर्म्स अगर आपस में मिलकर के काम कर रही हैं तो फिर सिंडिकेटेड ओलिगोपोली या फिर कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। और अगर फर्म्स दो से ज़्यादा हैं, 10 से कम है, लेकिन कोई एक फर्म मार्केट को अगर डोमिनेट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल ओलिगोपोली। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 46, इन द लॉन्ग रन firm will eventually leave the industry if, firms exit कब करेंगी, अभी हम वही बात कर रहे थे, शट डाउन, लीव द इंडस्ट्री इज अगेन एग्जिट यानी कि शट डाउन। अभी हमने चेक किया था इसका कनेक्शन हमारा किसके साथ आएगा, वेरिएबल कॉस्ट के साथ, तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल से कोई कनेक्शन नहीं है, ये आपकी टोटल एवरेज कॉस्ट, ये हमारी अगेन एवरेज टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो स्पेसिफिकली वीसी पर फोकस कर रहे थे हम, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे पास है एवरेज कॉस्ट, एवीसी की जगह लिखा हुआ है एसी। अब हमें चूज करना है ए और डी में से। ठीक है, डी कह रहा है प्राइस इज ग्रेटर देन एसी, तो अगर प्राइस आपका ज़्यादा है तो आप छोड़ोगे या रहोगे, तो आप रहोगे इंडस्ट्री के अंदर, आप उसको छोड़ के नहीं जाओगे। लेकिन प्राइस अगर आपका कॉस्ट को कवर नहीं करता फिर क्या करेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, वी विल लीव द इंडस्ट्री। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ए। सो इन लॉन्ग रन एनी फर्म
will eventually leave the industry if price does not at least cover average total cost. ठीक है, फिर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? अंडर मोनोपोली there is no difference between a firm and an industry. क्या है ये, करेक्ट है या इनकरेक्ट? ये करेक्ट है, क्योंकि मोनोपोली के केस में क्या होता है, जो फर्म है वो ही इंडस्ट्री है. मोनोपोली के केस में सिंगल फर्म है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है. अ मोनोपोलिस्ट मे रिस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड रेज प्राइसेस, बिल्कुल कर सकता है, मोनोपोली सेलर ये काम कर सकता है. Commodities offered for sale under a perfect competition are heterogeneous. स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सामान हमारा कैसा होता है, होमोजीनियस. देन क्वेश्चन नंबर 48, इफ अ फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज राइजिंग देन एमसी कर्व वुड बी. अगर हमारा एवीसी राइज कर रहा है तो हमारा एमसी भी क्या कर रहा होगा, राइज कर रहा होगा, और क्योंकि वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है तो वो हमेशा अबव रहेगा. तो ये अगर हमारा एवीसी राइज कर रहा है तो हमारा एमसी कहाँ होगा, अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व. ठीक है, फिर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 49. तो क्वेश्चन नंबर 49 तो हमने अभी किया था, आप बताओ इसका आंसर. क्या आंसर है इसका, सिंडिकेटेड ओलिगोपोली. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हमने अभी डिस्कस किया था. नॉर्मल प्रॉफिट कब होते हैं, व्हेन AR इज इक्वल्स टू AC. देन फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड ओनली व्हेन, फुल कैपेसिटी के लिए हमें चाहिए वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जो कहाँ पर होता है, परफेक्ट कंपटीशन. Then question 52, an economy achieves productive efficiency when best quality goods are produced, highly skillful resources are employed, all resources are utilized and goods and services are produced at least cost. इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. आपको पता है असाइनमेंट में ऑलरेडी क्वेश्चन हमने ये करा हुआ है कि जब चीज़ें लीस्ट कॉस्ट पर होती हैं और रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं होते हैं तब हम बोलते हैं प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हमने अचीव कर लिया. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काम मैं इस समय कर रही हूँ उसी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन. टीचिंग इकोनॉमिक्स टू CA स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज प्रोडक्शन. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54, the price of pizza increases by 22% and the quantity falls by 25. फिर से क्या चेक करना है, परसेंटेज क्वांटिटी का ज़्यादा है प्राइस से या कम. तो क्वांटिटी का चेंज 25, प्राइस का चेंज 22. क्वांटिटी का चेंज ज़्यादा है तो डिमांड कैसी हो गई है हमारी, इलास्टिक. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ को इंसिडेंट इंडिकेटर. को इंसिडेंट इंडिकेटर्स याद है हमारे, कौन कौन से थे, लीडिंग, लैगिंग, को इंसिडेंट. ठीक है, आप कह रहे हैं इसमें से कौन सा को इंसिडेंट नहीं है. तो मुझे तो लगता है कि आपको ये याद नहीं होगा, बाकी आप ही बताओ, क्या आपको याद है कोइंसिडेंट इंडिकेटर इसमें से कौन सा नहीं है. हाँ मैम हमें याद है, आप हमें ऐसा वैसा मत समझो. तो बताओ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोइंसिडेंट, इन्फ्लेशन कोइंसिडेंट,
रिटेल सेल, कोइंसिडेंट, न्यू ऑर्डर्स। न्यू ऑर्डर्स हमारा कौन सा इंडिकेटर है? लीडिंग। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू whom ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। ये तो तुम्हें पक्का याद नहीं होगा। याद है, कमाल है। अकॉर्डिंग टू हॉट्रे, ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना। अच्छा, एडम स्मिथ के हिसाब से ट्रेड साइकिल कैसी है? हाँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा इस पे। कीन्स के हिसाब से कैसी है? अच्छा, स्कम्प्यूटर के हिसाब से क्या है? स्कम्प्यूटर के हिसाब से इट इज अ रिजल्ट ऑफ इनोवेशंस। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 57, द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम ऑफ एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे तो जो इंटरेस्ट है हमारा वो डेफिनेटली फॉल कर जाएगा, क्योंकि मनी सप्लाई राइज हो रही है। तो पहले हम चेक करें ऑप्शन। इंटरेस्ट रेट राइज, राइज ये नहीं होगा। इंटरेस्ट रेट फॉल, लेकिन फॉल के साथ दो चीज़ें आ रही है हमारे पास। इंटरेस्ट रेट टू फॉल, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू राइज। इंटरेस्ट रेट टू फॉल, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग टू फॉल। मनी सप्लाई आपकी ज़्यादा है तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग आपकी राइज करेगी। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा दैट इज सी। ठीक है। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट फॉल करेगा और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हमारी जो है वो राइज करेगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। ये भी तीनों क्वेश्चन जो है ये सब आपने करे हुए हैं ऑलरेडी। सपोज द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इम्प्रूव्स। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है यानी कि सप्लाई में राइज आएगा। एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स डिस्कवर न्यू यूजेस फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स, यानी कि डिमांड में राइज आएगा। टेक्नोलॉजी इज फैक्टर इफेक्टिंग सप्लाई, डिस्कवरी ऑफ न्यू यूजेस इज फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। दोनों चेंज हो रहे हैं, फेवर में चेंज हो रहे हैं। डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। कह रहे हैं एज अ रिजल्ट प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी या क्वांटिटी डिक्रीज होगी। देखो, दोनों चीज़ें अगर हमारी बढ़ रही हैं, ठीक है, अगर दोनों चीज़ें हमारी बढ़ रही हैं तो क्वांटिटी हमारी राइज करेगी, क्वांटिटी विल राइज। प्राइस के बारे में, प्राइस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। याद है क्यों? क्योंकि डिमांड सप्लाई दोनों राइज कर रही हैं, तो दोनों सेम प्रोपोर्शन में राइज कर रही हैं या डिफरेंट में राइज कर रही हैं, प्राइस इस बात से इफेक्ट होगा। अगर दोनों डिफरेंट से राइज कर रही हैं तो सप्लाई ज़्यादा से राइज कर रही है या डिमांड ज़्यादा से राइज कर रही है, प्राइस इस बात से भी इफेक्ट होगा। इसलिए आंसर क्या है? क्वांटिटी विल इंक्रीज, प्राइस कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 59, ऑलमोस्ट सिमिलर। कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई यानी कि डिमांड बढ़ गई। नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ गए यानी कि सप्लाई बढ़ गई। कह रहे हैं बताओ, सॉरी यहाँ पे इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है। दोनों जो है वो कम हो गए। बेस्ड अपॉन दिस वी कैन कंक्लूड विथ सर्टेनिटी क्या? क्वांटिटी विल डिक्रीज। प्राइस के बारे में कुछ नहीं कह सकते जब दोनों में चेंज होता है। क्वांटिटी का पक्का है, अगर डिमांड सप्लाई दोनों फॉल कर रही हैं तो क्वांटिटी हमारी डेफिनेटली फॉल करेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60th। Assume that in the market for goods Z there is a simultaneous increase in demand and supply. Again, दोनों राइज कर रही हैं। अगर दोनों राइज कर रही हैं तो क्वांटिटी राइज करेगी। तो ऑप्शन ढूंढना है हमें, ये रहा, इंक्रीज इन क्वांटिटी एंड प्राइस का हम कुछ नहीं कह सकते। करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है। यहाँ तक अगर आपके आंसर सही हैं तो आपको वही करना है जो आप इस समय कर रहे हैं। जो मुस्कान आपके चेहरे पर आ गई है
तो यहाँ तक अगर आपके आंसर सही हैं तो आप मुस्कुरा लें, क्योंकि इतने सारे 60 क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 60 questions economics, 40 questions business and commercial knowledge. Which of the following is not true about a limited liability partnership? LLP. LLP separate legal entity है, definitely है. Incorporation not mandatory, ऐसा नहीं है. This is not true about limited liability partnership. Designated partners होते हैं. हाइब्रिड फॉर्म बिल्कुल हो सकती है. हाइब्रिड फॉर्म कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक से ज़्यादा कैटेगरीज में डिफाइंड किया जा सकता है. लाइक कोई बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, सेलिंग भी कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइब्रिड फॉर्म. देन चेंज ऑफ कस्टमर्स लाइकिंग फ्रॉम ऑयली फूड्स टू हेल्दी फूड्स, इसको हम क्या कहेंगे कि अगर कस्टमर्स ने, अगर इस समय मेजॉरिटी लोग ऑयली फूड छोड़कर हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे तो हम जनरली भी ये कहते हैं कि ये आजकल ट्रेंड में है. और ट्रेंड वर्ड हमने पढ़ा था. ट्रेंड का मतलब क्या था? सोचो सोचो क्या था? ट्रेंड का मतलब था ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर इवेंट्स. तो इस चीज को हम किसका एग्जाम्पल कहेंगे? ट्रेंड का. देन वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट SEZ? बहुत अच्छे से लर्न है हमें. इंडियाज लार्जेस्ट SEZ इज एट मुंद्रा पोर्ट. देन इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा ऑपरेटिंग इन इंडियन एविएशन आर अ रिजल्ट ऑफ. ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में गलती हो सकती है. यहाँ पर आंसर रहेगा ए. ये सभी का होना इज अ रिजल्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन. ठीक है. देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस एक बार पहले आप सोचो क्या आंसर होगा. पहले आप मन में इसका आंसर सोचो. हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 65 क्या आंसर लग रहा है? हाँ, तो आंसर एकदम से ऐसे लग रहा है कि आंसर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन नहीं. आंसर होगा मेक इन इंडिया. क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा? गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फैसिलिटेटिंग बिजनेस. बिजनेस से रिलेटेड गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम? मेक इन इंडिया. देन अ स्टॉक मार्केट वेयर द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस आर वेरी लो एंड दस द वॉलेटिलिटी इन द मार्केट इज ह्यूज. ये हमने किया था टर्म्स में, जो हमने बहुत सारी टर्म्स की थी. और ये कौन सी मार्केट है? दिस इज थिन मार्केट. ठीक है. और देखो, हमेशा जहाँ पर भी थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, वहाँ पर आपकी मदद हमेशा किसी न किसी फॉर्म में हो जाती है. अब यहाँ पर आप देखो, बाकी ऑप्शन देखो आप. स्लो मार्केट, लेजी मार्केट, वीक मार्केट. हमें पता है हमारा आंसर भी क्या होगा? थिन मार्केट, क्योंकि ऐसी कोई मार्केट्स जो हैं वो नहीं है. ठीक है, फिर चलें आगे. Which of the following statements cannot be associated with business? Revenue and profits are core to every business, definitely. Only an educated person can start a business, ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो कौन सी स्टेटमेंट कनेक्ट नहीं करती है? सो दैट इज बी. ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल स्ट्रैटेजीज टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट involves formulation and clarification of organization's mission. ठीक है, ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है. देखो, सबसे पहले उन्होंने बोल दिया रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट. रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 रिस्पॉन्स आते हैं. कौन कौन से? मूव विथ कॉशन, लीस्ट रेजिस्टेंस, डायनेमिक रिस्पॉन्स. ठीक है, याद आया? ऐसा कुछ हमने किया था.
लीस्ट रेजिस्टेंस, प्रोसीड विथ कॉशन, डायनामिक, रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। लेकिन साथ में फिर ये भी कह रहे हैं कि हम तो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को फाइंड आउट करने के लिए हम सोच रहे हैं कि क्या करें। फॉर्मुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। ऑर्गेनाइजेशन मिशन एक इंटरनल मैटर है, इसलिए यहाँ पर आंसर बनेगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर गलती के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स। इन विच स्टेट डिड जमनालाल बजाज स्टार्ट बजाज ऑटो? बताओ जी, कौन सी? राजस्थान। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वुड फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिंग, एडवाइजरी। तो कोई पॉलिसी थी नहीं, अब ये कहाँ पर आएगा? तो देखो, जितने भी हमारे एक्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा किस कैटेगरी में आते हैं? रेगुलेटरी। ठीक है, क्योंकि सब पे रेगुलेशन आ रही है, तो इसलिए रेगुलेटरी। देन क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडिंग इंस्टीट्यूशन? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक, नबार्ड, आरबीआई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सी नहीं है? एब्सोल्युटली करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। A company is said to undergo dash when its assets are sold off piecemeal rather than one single operating entity. याद आ गया होगा, टर्म है, किस चीज़ की डेफिनेशन है ये? लिक्विडेशन की। देन क्वेश्चन नंबर 73, ये ध्यान में रखना है, डोरमेंट कंपनीज किस लिए बनाई जाती हैं? दोनों पर्पस के लिए बनाई जाती हैं। आंसर इज बोथ ए एंड बी। डेटा विच इज़ यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड, जो भी डेटा हमारे लिए यूजफुल रहेगा, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजन ऑफ एयरटेल? ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, पहले आप सोचो क्या आंसर होगा। क्या लग रहा है? मेक बेस्ट क्वालिटी, विन कस्टमर्स, विन ओवर कंपटीशन, प्रोवाइड चीपेस्ट इंटरनेट इन इंडिया। तो एयरटेल का विजन क्या है? विन कस्टमर्स फॉर लाइफ। हमेशा बिजनेस का विजन क्या होना चाहिए? विन कस्टमर्स। कस्टमर को अगर जीतना है तो क्वालिटी तो आपको ऑटोमेटिकली देनी ही पड़ेगी, तो फोकस सिर्फ इतना होना चाहिए, विन कस्टमर्स। देन एफडीआई इज रिस्ट्रिक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? तो दूर से ही हमें दिख रहा है एटॉमिक एनर्जी, यहाँ पर एफडीआई रिस्ट्रिक्टेड है। ऑल scheduled banks are required to maintain a certain minimum cash reserve ratio with RBI. This provision enables RBI to ensure what? तो ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। तो ये किस चीज़ में मदद करता है? टू रेगुलेट क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री। देन क्वेश्चन नंबर 78, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ गो नाउ हैज़ डिवाइडेड द कंज्यूमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन बाइंग फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल स्पेंडिंग, एज, प्रेफरेंसेस। जल्दी से याद करो, कौन सा डिपार्टमेंट था ये? टर्म कौन सी थी ये? करेक्ट, दिस इज मार्केट सेगमेंटेशन। हेड ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कॉल्ड कर्ता। Which of the following is not part of internal environment? Labor union, corporate culture, customer, organizational structure. Internal का क्या part नहीं है? Customer. Then how many SBUs does Bharat Petroleum have? क्या याद है? याद है भारत पेट्रोलियम जहाँ पर था, उसके बिल्कुल लास्ट में एक बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है।
हाँ, कितने SPUs हैं? 7, राइट. 7 strategic business units. Then the following statements characterize public policy making, but one of them is false. It is a collective effort of various departments. It can be formulated only in mixed economic setup. It focuses on goals. It is always formulated with positive intent. सब में से ऑड निकालना है जो बिल्कुल ही अलग जा रहा हो, तो यहाँ पर ऑड है हमारा बी. पॉलिसी हमेशा कलेक्टिव एफर्ट होती है, हमेशा. पॉलिसी हमेशा गोल ओरिएंटेड होती है, हमने ये पढ़ा था. एंड इट इज़ ऑलवेज फॉर्मुलेटेड विद अ पॉजिटिव इंटेंट. लेकिन मैम पॉलिसी तो हमने पढ़ा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है. हाँ, दोनों होती है, लेकिन दोनों के पीछे इंटेंट हमारा क्या होता है? इंटेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है ना. नेगेटिव पॉलिसी क्या होती है? किसी चीज को मना कर देना. मना कर देना, आप इस चीज का एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आप इस चीज का इंपोर्ट नहीं करोगे. नेगेटिव पॉलिसी, लेकिन इसके पीछे इंटेंशन क्या है? पॉजिटिव. तो अगर किसी चीज़ को करने के लिए मना भी किया जा रहा है तो वो किस लिए? उसके पीछे गवर्नमेंट पॉलिसी, इंटेंशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जो ऑड वन आउट यहाँ पर है दैट इज बी. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. मुस्कुराते रहें, अपनी स्माइल नहीं छोड़नी है, स्माइल करते करते आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 83, ये हमने बहुत बार लर्न करा था. विद सेक्शन ऑफ IRDAI एक्ट, जल्दी से बताओ कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 14. ठीक है. देन टोटल मनी पेड इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन, कौन सी टर्म है? अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सर्विस मोटिव जो की जाती है, नॉन इकोनॉमिक. सो स्वीट शॉप, selling seeds, serving free water is non-economic. Luxury hotels and luxury car companies compete. What type of competition is it? तो कौन सा होगा ये? Indirect competition. So question number 86, answer is B, indirect competition. Ministry of Petroleum and Natural Gas owns which of the following? बताओ लर्न है या नहीं? हाँ, लर्न है मैम हमें. आंसर इज गेल लिमिटेड. NABARD as a development bank is concerned with various segments and issues except. चारों ऑप्शन आप पढ़ो, बताओ क्या आंसर होना चाहिए. है ना. तो कितनों को लग रहा है आंसर इज ए? यहाँ पर ये एरिया ऑफ मिस्टेक है, आंसर ए नहीं है, आंसर डी है. ठीक है, NABARD किस चीज़ से डील नहीं कर रहा. वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग नहीं है, वाटर शेड डेवलपमेंट है जो जिससे डील कर रहा है, तो इसलिए आंसर इज डी. एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो बात है, तो आप याद करो NABARD इज डीलिंग विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. आगे स्पेसिफाई नहीं करा है कि इट इज़ ओनली फॉर विमेन, सो दे आर डीलिंग विद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर बोथ मेन एंड विमेन. तो ये ए हमारा आंसर नहीं है, आंसर इज डी. ठीक है, इसको ध्यान रखना. देन क्वेश्चन नंबर 89. Current reverse repo rate is 2.5%. Difference between repo and reverse repo is 250 basis point. RBI increases reverse repo rate by 150 basis points. What is the new repo rate? ओहो, ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है. नहीं, तुम तो छोड़ने की तैयारी कर ली होगी कि इसको छोड़ देते हैं. देखें कितना मुश्किल है, चेक करते हैं. बेसिस पॉइंट्स याद है? हाँ, बेसिस पॉइंट्स याद है. तो कितने बेसिस पॉइंट 1% होता है? 100 बेसिस पॉइंट. ठीक है, 100
basis point is 1%. ठीक है, बेसिस पॉइंट किस लिए यूज़ होते हैं? जितने भी हमारे रेट्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट चेंज होते हैं तो किस मेजरमेंट यूनिट पर? बेसिस पॉइंट पे. ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट इज 1%. अब आपका दोस्त कह रहा है आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो बाय 150 बेसिस पॉइंट्स. ठीक है, क्वेश्चन हमारा दोस्त है, भूल तो नहीं गए ना? हाँ, क्वेश्चन हमारा दोस्त है, तो आपका दोस्त कह रहा है आरबीआई इंक्रीजेस रिवर्स रेपो बाय 150 बेसिस पॉइंट्स. तो 150 बेसिस पॉइंट्स इज 1.5%. ठीक है, इस समय जो रिवर्स रेपो चल रहा है दैट इज 2.5. तो 2.5 में हमने ऐड कर दिया 1.5. तो अब जो नया रिवर्स रेपो रेट आएगा दैट इज 4%. ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं रेपो और रिवर्स रेपो के बीच में 250 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि 2.5%. तो अगर रिवर्स रेपो 4 है तो रेपो कितना होगा? रिवर्स रेपो 4 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2.5 है, तो रेपो रेट कितना बन जाएगा? 6.5%. 4 प्लस 2.5 6.5%. ठीक है, सिंपल. 4 प्लस 2.5%. थोड़ा सा कंफ्यूजन इस बात पे हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है 4 माइनस 2.5 करना हो. 4 माइनस 2.5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.5. क्या वो ऑप्शन में है? नहीं, क्वेश्चन हमारा दोस्त है. ठीक है, माइनस इसको इसलिए नहीं करना है, ऐड हमें करना है क्योंकि रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होगा. ठीक है, बैंक का जो बोरिंग का रेट होगा वो ज़्यादा होगा और जो लेंडिंग का रेट होगा वो हमेशा कम होगा. तो क्वेश्चन नंबर 89 आंसर इज बी 6.5%. देन क्वेश्चन नंबर 90. 5 private banks and 2 nationalized banks together issued a loan of 2000 crores. What are these kinds of loans with multiple banks involved called? तो ये कौन से लोन होते हैं? सिंडिकेट लोन्स. ठीक है, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नॉलेज? तो भाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात आएगी तो हमेशा किसकी बात हो रही है? प्रोफेशन की. रेस, एज, इनकम, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ओनरशिप, लोकेशन. याद करो कौन सा इन्वायरमेंट है ये? डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट. In 2008, Centurion Bank was acquired by HDFC Bank Limited. ये एक मेजर एक्विजिशन है, इसको अब हम ध्यान रखेंगे कि 2008 Centurion was acquired by HDFC. देन क्वेश्चन नंबर 94. एक बार आप सोचो इसका आंसर क्या होगा? क्या लग रहा है आंसर? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन? गवर्नमेंट वर ऑपरेटिंग एट पुअर प्रॉफिट. तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या किया था? प्राइवेटाइजेशन. देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट केटर टू? सेबी किसका ध्यान रखती है? 3 लोगों का. कौन कौन से? इन्वेस्टर, इशूइंग कंपनी और इंटरमीडियरी. तो इन्वेस्टर, इशूइंग कंपनी, इंटरमीडियरी किसका ध्यान नहीं रखती? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. A position where a person's assets are not enough to pay off the liabilities is called insolvency. Then which of the following is not a domain of business and commercial knowledge? तो हमने पढ़ा था it is ever expanding, it is vast, it is multidisciplinary.
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक में नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, यस, ठीक है। तो एवर एक्सपेंडिंग, वास्ट एंड मल्टी डिसिप्लिनरी। मुस्कुराते रहें, मुस्कुराना ना छोड़ें। क्वेश्चन नंबर 98, अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन, आप चेक करो, देखो क्या आंसर होना चाहिए। तो क्या आंसर बनेगा, क्वेश्चन नंबर 98, करेक्ट आंसर इज डी। जिस कंट्री से हम ले रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। देन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट CFO ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, क्या आपको याद है, सो मिस्टर कपाडिया। और फिर हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पर। सोशल इक्विटी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस आर अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है ये, बिजनेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा पेपर हमारा जो है फिनिश हो गया है। तो पेपर ऐसा ही आता है फाइनल पेपर, तो इसलिए आप देख रहे हैं अच्छे से आपने कर लिया है, इसलिए घबराना नहीं है और समय बर्बाद नहीं करना। जितना समय है आप पढ़ते चले जाएं, ठीक है। और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम अकाउंट्स की जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है अक्टूबर की, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहना, टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना, ठीक है। ओके, सो कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।